क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कमला हैरिस जो हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी है, उनका ताल्लुक हमारे भारत देश के किस राज्य से है और कल 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हाल ही में घोषणा की है जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। और हाल ही में नाम है जहाजरानी मंत्रालय। लेकिन जब बात करते हैं इस मंत्रालय के नाम बदलने की, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा की है कि जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय रखा जाएगा। और उन्होंने हजीरा से घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यह बात कही थी। और जब बात करते हैं हमारे इस परिवहन मंत्रालय के, जहाजरानी मंत्रालय की, तो जहाजरानी मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। जो यहां आप देख सकते हैं, मनसुख मांडविया हमारे जहाजरानी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। और इसी साल जुलाई में मोदी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्योंकि अब 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, इसका नाम बदलाकर कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। और हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और इससे पहले कृषि मंत्रालय का नाम भी बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया था। तो 3 मंत्रालय जिसके नाम चेंज कर दिए और तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। और यदि आपको याद रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और पहले वीडियो पोस्ट कर दीजिए। और हमारे वर्तमान कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतने फैक्ट, हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य में 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश में से विभाजित होने वाला यह राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। और उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। और अपने स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक हाल ही में इस तरह की रैली यात्रा भी की। क्या? उत्तराखंड स्थापना दिवस पर हिल विद व्हील साइकिल रैली का आयोजन किया गया। और रैली को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। और यहां आप देख सकते हैं। और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हिंदी एवं संस्कृत उत्तराखंड की राज्य भाषाएं हैं। यानी कि 2 प्रमुख भाषाएं हैं उत्तराखंड की, एक हिंदी और दूसरी संस्कृत। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड सरकार में वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो यह फैक्ट तो हमें पता होने ही चाहिए। और यहां आप मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पर है चाइना और नेपाल, 2 अंतरराष्ट्रीय देशों से भी यह सरहद शेयर करता है। और यहां पर हिमाचल प्रदेश और यहां पर उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों के साथ वो अपनी सीमाएं साझा करता है।
और वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में से ही हुई थी। तो आपने कहीं इतिहास में पढ़ा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? उत्तराखंड राज्य से। और चिपको आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इमेज में आप देख सकते हैं, वो एक जाने माने प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जो इसी राज्य के थे। और आपने दोस्तों इसी तरह जब भी बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से जुड़े कुछ यूनिक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि एक साल तक में यदि आपको उत्तराखंड के से जुड़े कोई भी हिस्ट्री या तो कोई भी हमारी नेशनल सेंचुरी है या कोई भी ऐसे टाइगर रिजर्व, इसी के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नया देना हमारा यह एक मेथड बन गया है। चलिए, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर याद किया, वे कौन थे? तो दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम क्या है? पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जिसकी हाल ही में 101वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर याद किया। वो एक जाने माने मराठी लेखक भी थे, अभिनेता भी थे, फिल्म निर्देशक भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और बात करें पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की, तो उनका जन्म 8 नवंबर 1919 को मुंबई में हुआ था। वे एक लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक और संगीतकार एवं गायक भी थे। यानी कि एक भी व्यक्ति में इतने सारे कला होना एक अचरज यानी कि अचंभे की बात कहा जा सकता है। और पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, उन्हें महाराष्ट्र का लाडला व्यक्तित्व भी कहा जाता है और महाराष्ट्र में उन्हें प्रेम से पूल कहा जाता है। यानी कि पूल, तो पू बोले तो पुरुषोत्तम और ल बोले तो लक्ष्मण, पूल देशपांडे के नाम से भी महाराष्ट्र में यह व्यक्ति जाने जाते हैं। और पुल देशपांडे ने हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा देशपांडे को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इस व्यक्ति का निधन 12 जून 2000 को पुणे में हुआ था, और जिसका हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर इस व्यक्ति को याद किया। ओके, चौथा क्वेश्चन, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ, जिसके नतीजे कल यानी कि मंगलवार को घोषित किए जाएंगे, और वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह चुनाव किस पार्टी ने जीता है। लेकिन जो बिहार चुनाव से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने यह क्वेश्चन सेट किया है। तो यहां हमें दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। इसी पैटर्न के क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट डाले गए। जी हां दोस्तों, बिहार में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि शहरी इलाकों की मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट डाले गए। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा, यह बिल्कुल सही है। यानी कि यहां एक भी कथन गलत नहीं है। कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और बात करते हैं बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 की, जिसके नतीजे कल घोषित होने वाले हैं। तो देखो, कोरोना संक्रमण के बीच देश में पहली बार बिहार चुनाव हुआ, यानी कि हमारे भारत देश की पहली ऐसी विधानसभा का चुनाव हुआ है जो कोरोना काल में किया गया हो, और वो है बिहार विधानसभा चुनाव। और उत्साही मतदाताओं ने कोरोना से बेखौफ होकर अपना मताधिकार का भी प्रयोग किया। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट डाले गए, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी अधिक रहा। और बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीटों के लिए यह 3 चरणों में चुनाव कराया गया था। और दोस्तों, इनसे जुड़े कुछ नए फैक्ट, कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको नतीजे के बाद बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा ने किसको सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई गई? दोस्तों, हमारे भारत देश के वर्तमान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा।
और यशवर्धन कुमार सिन्हा ने हमारे और सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई और वो है हीरालाल सामरिया, सरोज पुन्हानी, उदय माहुरकर, यानी कि तीनों को अपने पद की शपथ दिलाई। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को शपथ दिलाते हैं और इसी का जो प्रावधान है हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इस गवर्निंग बॉडी का दोस्तों बनाया गया है। तो देखो, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 3 सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई। इसमें हीरालाल सामरिया, सरोज पुन्हानी और उदय माहुरकर शामिल है। और बात करते हैं इसी महत्वपूर्ण पद की, तो इसके साथ ही आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त को मिलाकर 8 सूचना आयुक्त हो गए हैं। कितने? मुख्य सूचना आयुक्त को मिलाकर 8 सूचना आयुक्त हो गए हैं और इसके अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। और इससे पहले हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री जयवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था। तो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। और बिमल जुल्का का स्थान लिया है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। छठा क्वेश्चन, 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए कब से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों, 4 पहिए वाहनों के लिए हाल ही में फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कब से लागू होगा? तो याद रखो, हमारे नए साल में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जनवरी 2021। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहिए वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। और यह सभी पुराने वाहन और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर यह लागू होगा। और भी समय समय पर जो परिवर्तन किए गए वो भी आप देख लीजिए कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 4 पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था। और राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। तो यह बात भी याद रख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है? हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के स्थापना को हाल ही में मंजूरी दी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिट इंडिया नहीं दोस्तों, ओलंपिक को ध्यान में रखकर प्रतिभाओं की खोज करना। जी हाँ, ओलंपिक को ध्यान में रखकर प्रतिभाओं की खोज करने के लिए खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और ऐसे हमारे भारत देश में कई जाने माने शहरों में इस तरह के खेलो इंडिया से जुड़े कुछ उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में खोल दिए जाएंगे और इसके लिए हमारे प्रावधान भी किया गया है। तो खेल मंत्रालय ने 6 केंद्रों को खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इन केंद्रों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 67 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी भी दे दी है और इससे वित्तीय सहायता अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी। और यह कौन कौन से 6 खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र है और किस राज्य में स्थित है? तो देखो, असम का राज्य खेल अकादमी, मेघालय का JNS परिसर, सिक्किम का पलजोर स्टेडियम, दमन एवं दीव का नया खेल परिसर, तो मध्य प्रदेश का MP राज्य अकादमी और महाराष्ट्र का श्री शिव छत्रपति खेल परिसर शामिल है। यानी कि ऐसे 6 हमारे भारत देश में खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर ओलंपिक के लिए हमारे भारत देश के खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने कुल 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहां किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कल ही दोस्तों वाराणसी में
अपने यह मतदान क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के उन्नयन, जल निकास संबंधी निर्माण, गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्रों तथा बीज भंडार गृह से जुड़ी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने वाराणसी में उद्घाटन किया। और हिंदू धर्म के साथ साथ यह बौद्ध और जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है, जिसकी खूबसूरती शाम होते ही गंगा घाट पर नजर आती है, वाराणसी। और वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी के संगम पर पड़ा है। तो यह जो वाराणसी नदी से जुड़े कुछ फैक्ट है वो भी याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मास्क कवचम नामक व्यापक अभियान शुरू किया है? मास्क कवचम नामक एक व्यापक अभियान शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने मृत्यु दर घटाने के प्रयासों के तहत कोविड जांच की संख्या में बढ़ोतरी की है। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य की स्वास्थ्य विभाग कोविड से बचाव के बारे में प्रचार के लिए मास्क कवचम नामक व्यापक अभियान चला रहा है। तो यह बात याद रख लीजिए कि मास्क कवचम नामक व्यापक अभियान कौन चला रहा है? आंध्र प्रदेश के यह स्वास्थ्य विभाग। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। आंध्र प्रदेश एक राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से विभक्त करके बनाया गया था। यानी कि भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य बना तथा 2 जून 2014 को राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया। यानी कि मद्रास में से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो तंगतुरी प्रकाशम। तंगतुरी प्रकाशम इमेज में आप देख सकते हैं, वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल कौन है वो तो आपको पता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों, इमेज के जरिए ही आपको आंसर पता चल जाएगा। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीत लिया है केरल टूरिज्म ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल टूरिज्म ने यह पुरस्कार जीता। तो देखो, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन के केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को इसकी उल्लेखनीय गतिविधियों के लिए यह सम्मान हाल ही में दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य की, तो केरल से जुड़े हुए फैक्ट मैंने बताए, लेकिन फिर से आज कुछ नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी कि 1 नवंबर हमारे भारत देश के तकरीबन 8 राज्यों का स्थापना दिवस भी है, और इनमें से एक है केरल राज्य। और अन्नामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यानी कि अन्नामुदी वो केरल की सबसे ऊंची चोटी है। और एर्नाकुलम जिले का कल्लाडी श्री शंकराचार्य की जन्मस्थली है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि एर्नाकुलम जिले का यह कल्लाडी गांव जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है। और शंकराचार्य ने हमारे भारत देश के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। वो कौन कौन से आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 11वां क्वेश्चन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संबंध थुलासेंद्रापुरम गांव से है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? पहले तो कमला हैरिस को हम GK 2020 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो अमेरिका की पहली ऐसी उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला है, कमला हैरिस। और उनका संबंध है थैलासेंद्रापुरम गांव से। और यह थैलासेंद्रापुरम गांव है ना, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। लेकिन कमला हैरिस का ताल्लुक तमिलनाडु राज्य से है क्या,
वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ देख सकते हैं कमला हैरिस की जीत के कारण यहाँ जश्न मनाया गया इस गांव में। तो तमिलनाडु के तिरुवरुवर के गांव थुलासेंद्रापुरम में लोग रंगोली बना रहे हैं। दरअसल यही वो गांव है जहां अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थी। जी हाँ, कमला हैरिस और इनकी जो मां है वो इसी गांव में रहती थी। मां का नाम क्या है? श्यामला गोपालन। और श्यामला गोपालन मात्र 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थी और उनकी बेटी वो इस पद पर हाल ही में चुनाव जीत चुकी है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। और यहां इमेज में देख सकते हैं। तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे यह मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। और निंगोमबम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर काबिल होने वाले पूर्वोत्तर के पहले सदस्य है। पूर्वोत्तर के पहले ऐसे सदस्य बन गए हैं। और मोहम्मद मुश्ताक अहमद के जुलाई में निजी कारणों से इस्तीफा देने के बाद से वह कार्यवाहक अध्यक्ष थे। और हॉकी इंडिया के वर्तमान महासचिव कौन है? राजिंदर सिंह। और हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अब उसे बनाया गया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे किमू, गुलर, भमोरा और बिनु क्या है? दोस्तों, सुर्खियों में रहे यह शब्द किमू, गुलर, भमोरा और बिनु, यह क्या है? यह है जंगली फल के नाम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जंगली फल के नाम है। और यह सुर्खियों में आया क्यों? क्वेश्चन, हिमालयी आर्किड पादप संसार की सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है, जो अपने खूबसूरत फलों और फूलों जिनमें खुबानी, हिसर, किनगोड, खैणु, तुंग, खड़िक, भीमल, आमड़ा, कीमू, गुलर, भमोरा, भीनु सहित जंगली फलों की ऐसी 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं जो पहाड़ को प्राकृतिक रूप से संपत्ता प्रदान करती है। और यह हाल ही में विलुप्ति की कगार पर है। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया कि उत्तराखंड राज्य में इसकी लगभग 250 प्रजातियां पहचान की गई है, लेकिन आज ज्यादातर प्रजातियां अपना वजूद खोने की कगार पर आ गई है। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 की लॉन्चिंग निम्न में से किस व्हीकल की मदद से की? हमारा भारत देश का यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको सफलतापूर्वक हमने लॉन्च किया PSLV-C49 नामक हमारे इस व्हीकल की मदद से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। वो है तोयता आलाबाई, जिगर सोलंकी फ्रॉम गुजरात बनासकांठा से, RK दबंग फ्रॉम राजस्थान अलवर से, ओम प्रकाश यादव फ्रॉम झारखंड, आशीष राउत, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो किशोरी विजय, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात के दाहोद से, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। अश्विन डामोर, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। विजयकांत मिश्रा फ्रॉम, दोस्तों वो हावड़ा से है और वो पहली बार जुड़ चुके हैं, तो विजयकांत मिश्रा आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर गुजरात से, बोयलाल कुमार फ्रॉम बिहार से, और अंगारी सुमा, वो भी पहली बार हमारे साथ जुड़ चुकी है, वेलकम। कृति राणा, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, और सौरभ भूरिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। परमार ज्योति, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। हिरेन आसोडिया फ्रॉम जूनागढ़ गुजरात से, रवि डोडिया, अश्विन कंजरिया फ्रॉम गुजरात बोटाद से, PS रोजासरा फ्रॉम सुरेंद्रनगर, और तेजल नीनामा फ्रॉम गुजरात अरावली से। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर।
द सोल ऑफ इंडिया और द न्यू स्पिरिट के लेखक कौन है? दोस्तों, द सोल ऑफ इंडिया और द न्यू स्पिरिट के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और इनमें से सही ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है, लेकिन साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।